हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसओ चैनल पे। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज हमने लिया है 22 सितंबर शिफ्ट 1 का पेपर और उम्मीद है ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है। यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये आज के शिफ्ट का पहला सवाल है जिसमें बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पे कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। ठीक है, सवाल ये कह रहा है कि यदि प्रिंसिपल 1 है, ठीक है, तो अमाउंट 3 हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। तो 1 से 3 हो जा रहा है कितने साल में? 3 साल में। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आप खुद बताइए। 1 से प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट 3 है, तो इंटरेस्ट 2 यूनिट का मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप ऑप्शन के थ्रू जाइए। तो ऑप्शन के थ्रू जाने से पहले भी यदि आपको ये चीज़ दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी और डी नहीं होगा, रीजन क्या है इसके पीछे। तो जब आप देखिएगा कि एक यदि हमारा प्रिंसिपल था और 2 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है? 200%। 200% इंटरेस्ट मिला कितने सालों में? 3 सालों में। तो यदि आप इसका सिंपल इंटरेस्ट भी निकालिएगा तो 66.66% आएगा। ठीक है, पर एनम का 1 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा सिंपल इंटरेस्ट से भी, वो भी 66.66% आएगा। लेकिन ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो ऑप्शन 66.66 से कम होगा, यानी कि ए और बी ही हो सकता है, सी और डी तो होगा नहीं, ये आउट हो गया। ठीक है, तो आपने 2 ऑप्शन तो आउट कर दिए। इस सवाल को बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप ऑप्शन के थ्रू बनाएं। ठीक है, अब देखिए आपने 2 ऑप्शन आउट कर दिया। हाँ, 66.66 से कम क्यों होगा? तो देखिए यदि 66.66 यदि आप कंपाउंड मान लेते हैं, तो जब इसको सिंपल इंटरेस्ट से ही 3 सालों में 66.66 200% हो जा रहा है, तो जब आप यदि कंपाउंड कीजिएगा तो ये 200 से ज़्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, लेकिन आपको 200% ही तो बढ़ाना है, यानी कि जो सी आई आएगा आपका पर एनम का कंपाउंड इंटरेस्ट, वो 66.66 से कम आएगा। क्लियर? यानी कि ऑप्शन नंबर ए या बी ही होगा। अब आप चेक कर लीजिए ऑप्शन से। कैसे चेक कीजिएगा? इसको मिटा देते हैं अब। चलिए छोड़िए, रहने दीजिए। ऑप्शन नंबर ए हम देखते हैं। जब ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो आप लोगों को पता है कि जब हम लोग बात करते हैं 11% का, 11.11%, तो मैंने बताया था परसेंटेज चैप्टर में, इसका जो रेशियो में वैल्यू होता है वो होता है 1/9। ठीक है, तो 11.11% का यदि रेशियो में 1/9 होता है, तो ये क्या है? 44.44 मान सकते हो ऑप्शन नंबर ए को लगभग में। तो यदि इसको 44.44 मान ले, यानी कि इसका 4 गुना, तो 44.44 का रेशियो में वैल्यू क्या हो जाएगा? 4/9, यही होगा। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 33.3%। तो 33.3% आप लोगों को पता है 1/3 होता है। ठीक है, ये 1/3 हो गया। अब हम इसी का यूज करेंगे रेशियो का। इसको मिटाते हैं, कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को पता चल गया ऑप्शन ए या बी इसका आंसर होगा। अब जैसे ही हम दूसरा ऑप्शन या पहला ऑप्शन, कोई भी पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं, तो यदि हमारा 4/9 का मतलब क्या है कि 9 यदि हमारा प्रिंसिपल है तो 4 का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि हमारा प्रिंसिपल यदि 9 है 1 साल में, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 9×4 = 13 हो जाएगा। और 3 सालों में क्या हो जाएगा? 9 का क्यूब और 13 का क्यूब। 9 का क्यूब पता है आप लोगों को 729 होता है, और 13 का क्यूब 2197 होता है। देखिए 3 गुना हो गया ना, हो गया 7 या 2100, लगभग में 3 गुना। 3 गुना से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि 1/9 का जो वैल्यू होता है वो 11.11 होता है, तो 4/9 का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो एक्चुअल वैल्यू 44.44 होगा। इसका जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो 44.44% होगा। हम लोग थोड़ा कम लेके बना रहे हैं, इसलिए आंसर ज्यादा आ जा रहा है। ठीक है, सॉरी, ज्यादा लेके बना रहे हैं 44.44, इसलिए आंसर ज्यादा आ रहा है। तो आपको दिख गया ये एग्जैक्ट लगभग 3%, 3 गुना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अब यदि आप 1/3 रखिएगा तो उसका मतलब होगा बी नंबर ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं एक बार। आंसर तो ए मिल चुका है, बी ट्राई कीजिए। जब बी ट्राई करेंगे तो प्रिंसिपल यदि 3 है तो अमाउंट कितना मिलेगा? 4। 3 सालों में 3 का क्यूब 4 का क्यूब, यानी कि ये 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 3 गुना तो नहीं हुआ ना। ठीक है, 27 का 3 गुना 81 के आसपास होना चाहिए था, लेकिन ये 64 ही है। तो ऑप्शन नंबर बी तो गलत ही है, 3 गुना नहीं हुआ। आप ऐसे चेक कर सकते थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक तरीका और भी है जो इससे भी आसान है, हालांकि तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा आपको बता नहीं सकते क्योंकि 25 सवाल आपको बताने हैं। तो जब हम लोग इस पार्टिकुलर चैप्टर को देखेंगे CISI को, तो वहाँ पे डिटेल में समझेंगे। वैसे एक छोटा सा तरीका और भी देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं हम लोग। ठीक है, आंसर क्या है? 44.2%। अब देखिए
एक जो तरीका बता रहे हैं उससे आप लोग भरवली बना सकते थे। एक बात बताइए कि जब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट गुणोत्तर श्रेणी में होता है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है। ये पता है आप लोगों को, बहुत बार बताया है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लेते हैं आपने 1000 रुपये की बात करें 10% के रेट पे, ठीक है, 10% के रेट पे, तो एक साल के बाद जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। फिर अगले साल यदि हम देखेंगे, फिर एक साल के बाद, तो अमाउंट हो जाएगा 1210, यानी कि इस पे फिर से 10%, ठीक है। तो आप देखिए, पहले साल से दूसरे साल में मतलब 1000 से 1100 हो गया, यानी कि 1.1 टाइम्स हो गया। फिर आप देखिएगा 1100 से 121 हो गया, मतलब 1210 हो गया फिर अगले साल, यानी कि फिर से वो 1.1 टाइम्स हुआ, यानी कि समान मल्टीपल से बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी में, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है, ठीक है। तो उसी टेक्निक का यूज करेंगे इस सवाल में। यदि हम बोले कि 3 वर्षों में, सवाल दिया हुआ है कि 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, यानी कि हमारा प्रिंसिपल 1 रहा था, तो 3 साल में अमाउंट कितना हो गया, 3, ठीक है। अब यदि हम बोले कि हमको 1.5 साल का निकालना है, ठीक है, ज़्यादा पास पहुंचने के लिए, ज़्यादा एग्जैक्ट ऑप्शन देखने के लिए, ठीक है, तो 3 साल की यदि हम 3 साल में 3 गुना हो जा रहा है, तो 1.5 साल में कितना हुआ होगा, √3, इसका मीन प्रपोर्शन, 1 और 3 का मीन प्रपोर्शन बीच में आएगा बिल्कुल, यहां से देखिए, 1 से √3 टाइम्स है, और √3 से 3 फिर √3 टाइम्स है, और टाइम इंटरवल भी सेम है, यहां से 1.5 ईयर, और यहां से भी 1.5 ईयर, टोटल 3 ईयर, ठीक है। तो पहले 1.5 साल में कितना हुआ, √3 टाइम्स हो गया, और अगले 1.5 साल में कितना हुआ, फिर से √3 टाइम्स हो गया, यानी कि टोटल 3 साल में 1 से 3 हो गया, समझ रहे हैं। तो √3 का मतलब क्या होता है, √3 का जो वैल्यू होता है वो ये होता है कि 1.732, √3 का वैल्यू होता है 1.732, यानी कि जब आप हम बताएंगे आपको कि प्रिंसिपल 1.5 साल में 1 से 1.73 हो गया, यानी कि 73% का इंटरेस्ट मिला आपको। 1.5 साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 73%। यदि 1.5 साल का इंटरेस्ट 73% है, तो एक साल का इंटरेस्ट तो इससे कम होगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो आउट हो गया। 1.5 साल का इंटरेस्ट यदि 73% है, तो एक साल का इंटरेस्ट तो 73 से कम होगा, यानी कि सी और डी खत्म। अब देखिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा पास लेके आएगा। जब आप लोग देखिएगा 33% का सक्सेसिव लगाइएगा 1.5 साल के लिए, तो एक साल के लिए 33%, 33.3% देगा। फिर 6 मंथ यानी कि आधा साल के लिए 16.66 इसका सक्सेसिव लगाइएगा, तो ये हो जाएगा 33.3 इंटू 16.6 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये 3 बार में यहाँ से 5 पॉइंट समथिंग, 5.5 मान लीजिए। देखिए इसको जोड़िएगा भी तो ये कुछ 55-56% के आसपास पहुंचेगा, 73% के पास तो पहुंचेगा ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी का जब आप लोग यूज कीजिएगा 1.5 साल के लिए, तो 1.5 साल के लिए कितने पे पहुंचेगा, 50 यहाँ हो गया, 55.5%, ठीक है। ऑप्शन बी भी गलत हो गया, तो एकमात्र ऑप्शन आएगा जो 73% तक लेके जाएगा 1.5 साल के लिए, तो वो हो जाएगा 44.2%, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस संख्या का दशमलव निरूपण शांत है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। देखिए डेसिमल जो होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और एक होता है टर्मिनेटिंग और रेकरिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ठीक है। तो ये बहुत टाइप के डेसिमल होते हैं, तो वो हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतना जानिए कि रेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो जब हम लोग रेशनल नंबर देखते हैं तो आपको पता है रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो पी बाई क्यू, एक एग्जाम्पल के लिए यदि हम लोग लिखें 2/5, ठीक है, और एक एग्जाम्पल के लिए लिखे 1/3, ठीक है, दो एग्जाम्पल हमने लिया। तो जब हम लोग बात करेंगे 2/5 का, तो देखिए ये कट जाएगा, 0.4 कट गया। तो ये कट गया मतलब कट के रुक गया, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस चलते जा रहा है, डिवाइड होते जा रहा है, रुक गया ना। तो जब भी रुक जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, कि टर्मिनेट हो गया मतलब रुक गया। और जैसे आप 1/3 का बात कीजिएगा तो ये डिवाइड होते रहेगा, 0.333333, इसी को हम लोग लिखते हैं 0.3 पे बार, यानी कि 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये दोनों रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है, लेकिन एक टर्मिनेटिंग है, पहला वाला जो है वो टर्मिनेटिंग है, ये रुक जा रहा है,
और जो दूसरा वाला है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो आप जब ऑप्शन चेक कीजिएगा तो आपको पहला ऑप्शन नहीं दिखेगा 3/8। और 3/8 होता क्या है, आप लोगों को पता है 1/8 जो होता है परसेंटेज वैल्यू 12.5 होता है। तो देखिए आप लोग जो है ना परसेंटेज में जो आप रेशियो को कन्वर्ट करके लिखते हैं उसका यूज आप लोग कैलकुलेशन में भी करना सीखे। जैसे यदि हम बात बोलें 1/8 का, ठीक है, तो आपको पता है कि 1/8 कितना परसेंट होता है, 12.5%। ठीक है, 12.5% 1/8 होता था, मतलब 12.5% का जो रेशियो वैल्यू होता है वो 1/8 होता है। ठीक है, ये इसलिए होता था क्योंकि 1/8 को हम लोग 100 से गुना करते थे। यदि 100 से गुना ना करें तो 1/8 का वैल्यू क्या होगा, इस नंबर को 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1.25 सॉरी 0.125। 1/8 का वैल्यू यहाँ से दिख गया आपको। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं थी। जब आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा है तो आपने ये पढ़ा है कि 12.5% इक्वल टू 1/8 होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप किसी नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे, जब आप 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको 0.125 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.125 गुना 3, यानी कि ये कितना मिल जाएगा, 0.375। ऑप्शन नंबर ए, ये टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब ये डिवाइड होकर रुक गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जब आप ऑप्शन नंबर बी देखिएगा तो ये आएगा 0.1666, मतलब ये चलता रहेगा। 2/7 देखिएगा तो ये आएगा समथिंग 0.2856, ऐसे कुछ कंटिन्यूस चलता रहेगा। उसी तरह जब आप 4/9 देखिएगा तो ये आ जाएगा, आपको पता है 1/9 कितना होता है, 11.11%। तो 4/9 44.44, इस तरह से चलता रहेगा, 4444। ठीक है, तो इसमें देखिएगा तो तीनों नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग है, एकमात्र नंबर जो टर्मिनेट हो रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है अजय विजय एक बिंदु से शुरू करते हैं और क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चलते हैं। तो एक दिशा में चलेंगे तो उनका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, दोनों में का माइनस कर देंगे, 5 - 4, रिलेटिव स्पीड कितना आ गया, 5 - 4। ठीक है, ये इनका रिलेटिव स्पीड हो गया। बोल रहे 2 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी कितना होगी, ये स्पीड हो गया रिलेटिव और टाइम कितना है 2। ठीक है, देखिए कितना डिस्टेंस हो जाएगा 2 घंटे के बाद, तो 5 - 1, 1 × 2, 2 किलोमीटर। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं थी। हर 1 घंटा 1 किलोमीटर पीछे हो रहा है तो 2 घंटे में 2 किलोमीटर पीछे हो जाएगा। देखिए एक बंदा 4 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, एक 5 की स्पीड से, तो हर घंटे पे 1 किलोमीटर पीछे हो जाएगा, तो 2 घंटे में 2 किलोमीटर पीछे। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है एक गोलाकार गुब्बारे को फुलाया जाता है जिससे इसकी त्रिज्या 10% बढ़ जाती है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, यानी कि इसका जो त्रिज्या है 10% बढ़ने का मतलब है 10 से 11 हो जाता है, तो एरिया कितना हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर होता है ना एरिया, यानी कि 100 से 121 हो जाएगा एरिया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डिटेल में बताए हुए आप लोगों को परसेंटेज चैप्टर में इस टाइप के सवाल। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोला है एक बाल्टी में 6.25 लीटर पानी आता है, 1 घन मीटर के टैंक को भरने के लिए ऐसे कितने बाल्टियों की आवश्यकता होगी। 1 घन मीटर जो होता है 1 क्यूबिक मीटर, आपको पता है 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 1000 लीटर होता है। मैंने कल भी बताया 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर, मतलब जो टंकी भरना है वो 1000 लीटर का है, और एक बाल्टी से आप लोग 6.25 लीटर ही भर सकते हैं। ठीक है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 6.25 यही कीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब यहाँ से फिर से हम लोग परसेंटेज का यूज करेंगे। परसेंटेज में आपने पढ़ा था, देखिए ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से आपको ऑप्शन क्लियर बी दिख जाएगा जब आप लोग हर चीज को रिलेट करके सवाल बनाना सीख जाइएगा। आपको पता है कि 6.25% परसेंटेज में क्या होता था, 1/16, यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं कि 16% इक्वल टू कितना होता था, 1/6, 1/6.25, सेम चीज है, परसेंटेज में हमने पढ़ा था। यानी कि जब आप एक को 6.25 से डिवाइड कीजिएगा तो 16 के आसपास आएगा, एक को 6.25 से डिवाइड कीजिएगा तो 16 आना चाहिए, मतलब 0.16 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक को जब 6.25 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.16 आएगा और गुना 1000, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आइए अगले सवाल में। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि ए और बी ने क्रमशः 75,000 रुपये और 45,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके एक बिजनेस शुरू किया। 3 महीने के बाद सी 60,000 रुपये के साथ शामिल हुआ, वर्ष के अंत में 40,000 के प्रॉफिट में सी का हिस्सा कितना होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे जब आप देखिएगा
तो इसमें 3 जीरो काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमें लेना है। तो ए, बी और सी का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 75, 45 और 60, यानी कि यदि 15 से काट के भी लिखें तो हो जाएगा 5, 3 और 4। इस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया, ए, बी और सी ने। टाइम क्या था इनका? तो ए का टाइम था 12 महीने का, बी का भी टाइम था 12 महीने का, सी ने 3 महीने के बाद इन्वेस्ट किया, यानी कि 9 महीने का टाइम। ठीक है, तो यहां से ए बी सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? तो टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो यहां से जो कट रहा है पहले उसको काट देते हैं। देखिए ये 12 से कट जाएगा, तीनों नंबर 12 12 और यहाँ से 4 तिया 12। ठीक है, तो इनका जो रेशियो आया प्रॉफिट का वो आ जाएगा 5, 3 और 3, यानी कि सी को 3 हिस्सा मिलेगा आउट ऑफ 5, 3 8 3 11। सी को 3 हिस्सा मिलेगा आउट ऑफ 11। टोटल प्रॉफिट 40,000। तो 4 को यहाँ लिखते हैं, 1,000 को साइड कर देते हैं। ठीक है, 40,000 है ना, सॉरी 10,000 को साइड कर देते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। जब आप यहाँ से देखिएगा तो 12/11 आ रहा है, तो 12 में क्या होगा, 11 से जब आप 12 को डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में डिवाइड हो जाएगा और एक रिमाइंडर आएगा, एक शेष आएगा, और एक शेष का मतलब हो गया 1/11। और आप लोगों को पता है परसेंटेज में बताया था मैंने कि 9.09% इक्वल टू होता है 1/11 रेशियो में वैल्यू। यानी कि जब यहाँ से परसेंटेज हटा के देखेंगे तो बोल सकते हैं कि 1/11 कितना होता है, 0.0909, यही तो होता होगा। परसेंटेज हटाए तो 2 जीरो और मतलब और आगे कर देंगे दशमलव को, 2 अंक आगे, तो यानी कि 1/11 कितना हो जाएगा, 0.09। अब आप खुद बताइए ऑप्शन देख के कि यदि ये 12/11 है, ठीक है, तो 12/11 का मतलब 11 कट जाएगा, एक शेष बचेगा, तो 1/11 आना चाहिए। तो 1/11 क्या होना चाहिए था, 0.09 वाला टर्म आना चाहिए इसमें। तो 0.09 वाला टर्म आपको कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका आंसर। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि दो संख्या 6:5 के अनुपात में है, यदि उनके बीच का अंतर 11 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 6 और 5 के बीच का अंतर 1। इसी 1 बराबर 11 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट बराबर 11 है, तो संख्याएं कितनी है, 6 यूनिट और 5 यूनिट। तो 6 यूनिट बराबर 66, 5 यूनिट बराबर 55। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक आयताकार सीट का क्षेत्रफल एक वर्गाकार प्लॉट के बराबर है, यदि सीट की लंबाई 72 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर है, तो वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल सीट के बराबर है, तो वर्गाकार प्लॉट का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल ये है कि एक स्क्वायर प्लॉट है, मतलब वर्गाकार प्लॉट है, उसका जो एरिया है वो आयताकार सीट के एरिया के बराबर है, रेक्टेंगुलर सीट। तो पहले रेक्टेंगुलर सीट का हमें डायमेंशन दिया हुआ है 72 और 50, तो रेक्टेंगुलर सीट का एरिया कितना आ जाएगा, 72 गुना 50। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आ गया आयत का 72 गुना 50, और यही क्षेत्रफल है वर्गाकार प्लॉट का। तो यदि वर्गाकार प्लॉट का साइड आप लोग ए मान लें तो ये ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा 72 गुना 50। तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा, 72 गुना 50 हो जाएगा 3600, यानी कि ए बराबर आ जाएगा 60। ठीक है, तो जो आपका वर्गाकार प्लॉट है उसका साइड कितना आ गया, 60। आपसे पूछ रहा है वर्गाकार प्लॉट का परिमाप कितना होगा। आपको पता है जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, उसका परिमाप होता है 4a। तो 4 गुना ए यानी कि 4 गुना 60, ऑप्शन नंबर 240। 4 गुना 60 240 होगा। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोला एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है, तो भुजा की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी। तो एरिया, ठीक है, 100 से 144 हो जाता है। तो आपको पता है कि साइड का स्क्वायर होता है एरिया का स्क्वायर। ठीक है, तो साइड कितना रहा होगा, ठीक है, 10, ये 100 क्या है, 10 का स्क्वायर है ना, और 144 क्या है, 12 का स्क्वायर है। तो साइड कितना रहा होगा, 10 और 12। तभी तो साइड का जो रेशियो है 10 और 12, उसका स्क्वायर हो जाता है ना एरिया का रेशियो, यानी कि 10 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। तो साइड कितना होगा, 10 से 12, यानी कि कितना परसेंट, 20% बढ़ा होगा साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। इसमें बोल रहा है किसी संख्या के 20% को उसी संख्या के 10% के बीच का अंतर, किसी संख्या के 20% और उसी संख्या के 10% के बीच का अंतर 120 है, वो संख्या कितनी है। तो किसी संख्या का 20% और 10% का अंतर माइनस 120 है,
तो यहाँ से देखिएगा 20 माइनस 10, यानी कि कहना चाह रहा है कि किसी संख्या का 10% 120 है तो संख्या कितनी होगी। यदि 10% 120 है तो संख्या खुद में 100% होती है ना, तो 100% यानी कि संख्या कितनी होगी, 1200। आइए अगले सवाल पे। बोला है कि एक आदमी 4500 रुपए की कुल लागत पे 3 समान घड़ियों का एक सेट खरीदता है और वह उन्हें क्रमशः 1800, 1700 और 1600 में बेच देता है। कुल प्रॉफिट या लॉस क्या है। देखिए 4500 में 3 घड़ी खरीदा और तीनों को बेच कितने में दिया, 18, 17 और 17, यानी कि 17 या 5100। ठीक है, इन तीनों को जोड़िएगा तो 5100 होगा। तो 4500 में खरीद के 5100 में बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 600 का। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 35 पुरुष एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 16 पुरुषों द्वारा 4 गुना काम करने के लिए आवश्यक समय ज्ञात कीजिए। देखिए काम कितना होगा, 35 मैन। ठीक है, किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं तो इतना काम रहा होगा, 35 मैन इंटू 8, इतना काम रहा होगा। अब इसको करवाया जा रहा है 16 मैन के द्वारा, तो कितना दिन लगेगा ये पूछ रहा है। तो 16 मैन करेगा तो 16 मैन से डिवाइड कर देंगे, इतना दिन लगेगा। लेकिन सवाल में ये है कि 4 गुना काम, तो यहाँ से जो टाइम लगेगा उसका 4 गुना कर देंगे। 4 गुना काम करने में 4 गुना समय लगेगा। देखिए क्या क्या कट रहा है, तो यहाँ से 16 गुना 2 32, 16 जब 8 से काटेगा तो 8 गुना 2 16 और 2 से 2 4, यानी कि 35 गुना 2 70 दिन आ जाएगा। मैन मैन कट चुका था, कितना दिन लगेगा, 70 दिन। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि धवल और धीरज मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। धवल अकेले इसे 20 दिन में कर सकता है तो धीरज अकेले इसे कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं 20 गुना 12 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 240 भागा 8 यानी कि 30 दिन। ठीक है, आप इसका कैपेसिटी भी निकाल के कर सकते हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है। जब आप कैपेसिटी निकाल के करेंगे तो आप बोलेंगे कि धवल और धीरज डी प्लस डी मिलके किसी काम को 12 दिन में करता है और धवल ठीक है अकेला 20 दिनों में करता है। काम को यदि हम लोग 60 मान लेते हैं तो इन दोनों की कैपेसिटी 5 और धवल की कैपेसिटी 3। ठीक है, पूछ रहा है कि धीरज अकेले कितने दिनों में करेगा, 60 डिवाइडेड बाय, देखिए सिर्फ धवल की कैपेसिटी 3 है और धवल और धीरज की कैपेसिटी 5 है। धवल की कैपेसिटी 3, धवल और धीरज की कैपेसिटी 5, तो सिर्फ धीरज की कैपेसिटी कितनी होगी, 2, 5 माइनस 3, 2 कैपेसिटी से 60 काम कितने दिनों में करेगा, 30 दिन में। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है एक कारखाने में 40 श्रमिकों का औसत वेतन 24,000 रुपये से बढ़ के 24,000 रुपये है। यदि एक पर्यवेक्षक सुपरवाइजर का वेतन जोड़ दिया जाए तो औसत बढ़ के 24,500 रुपये हो जाता है। पर्यवेक्षक का वेतन कितना है। देखिए 40 लोगों का वेतन जो था ना वो 24,000 था। ठीक है, एक सुपरवाइजर आया और सबकी सैलरी 24,500 हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो सुपरवाइजर आया उसका खुद का अपना 24,500 तो था ही। ठीक है, यदि एवरेज को 24,500 करना है तो उसके पास खुद का 24,500 तो रहना ही चाहिए और बाकी 40 लोगों के लिए भी वो 500 लेके आएगा, क्योंकि इनका जो पहले एवरेज था वो 24,000 ही था। तो 500 इन्हें और चाहिए ना, वो कौन लाएगा, सुपरवाइजर ही लाएगा। तभी तो टोटल एवरेज बढ़ गया, 24,000 से 24,500 हो गया। यानी कि जो पहले वाले 40 श्रमिक थे, 40 लेबर थे, उनकी सैलरी 500 बढ़ जाएगी। तो 500 बढ़ेगी ऑन एन एवरेज, तो 40 लोगों में कितनी बढ़ेगी, 500 गुना 40 यानी कि 20,000 बढ़ेगी। वो खुद का 24,500 तो लाया ही था, बाकी 40 श्रमिक के लिए भी 20,000 लाया था, यानी कि उसकी टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, 24,500 प्लस 20,000, 44,500। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि दो समप्रिज्मों की ऊंचाई समान 10 सेंटीमीटर है। एक का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला नियमित षष्ठभुज है, दूसरे का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। सवाल ये है कि दो प्रिज्म है और दोनों का वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है आपसे। ये दिया हुआ है कि दोनों प्रिज्म का हाइट सेम है और जो एरिया है आधार का उसमें एक जो है षष्ठभुज बनाता है, एक का आधार और एक का आधार वर्ग बनाता है। आप लोगों को पता है कि जो प्रिज्म होता है उसका वॉल्यूम होता है क्या है। यदि दोनों का वॉल्यूम का हमें रेशियो निकालना है V1 और V2, यही तो निकालना है इनका अनुपात। तो प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, बेस का एरिया। ठीक है,
इनटू हाइट, यहाँ भी बेस का एरिया, ठीक है, A1 A2 रख लेते हैं, A1 A2 इनटू हाइट, ठीक है, यही अनुपात होगा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का। अब सवाल में ही बोला है कि दोनों का हाइट सेम है 10 सेंटीमीटर, तो हाइट सेम है, तो वॉल्यूम का रेशियो सीधा क्या हो जाएगा, A1 और A2। एरिया, पहले वाले प्रिज्म का एरिया क्या होगा, बेस का, तो पहले वाले प्रिज्म के बेस में समषष्टभुज बन रहा है, तो समषष्टभुज का एरिया 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, और साइड दिया हुआ है 6, तो 6 का स्क्वायर, ठीक है। और जो दूसरा प्रिज्म है उसके बेस में, उसके आधार में वर्ग बन रहा है, तो वर्ग का एरिया 6 का स्क्वायर, साइड दिया हुआ है 6, 6 का स्क्वायर 36, ये देखिए 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कट गया, तो वॉल्यूम का रेशियो कितना आ जाएगा, 3√3 ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि मिट्टी के तेल और डीजल के 45 लीटर मिश्रण में मिट्टी का तेल और डीजल 4:5 के अनुपात में है। अनुपात को 4:6 बनाने के लिए कितना डीजल मिलाया जाना चाहिए। देखिए, जो आपका मिश्रण है 45 लीटर का, उसमें मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन और डीजल, इनका जो अनुपात है 4:5 है, ठीक है। और जो टोटल क्वांटिटी है 45 लीटर है, यानी कि 5 4 9 की वैल्यू 45 है। तो यदि 9 की वैल्यू 45 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, यानी कि केरोसिन कितना हो जाएगा, पंचों के 20 लीटर, और डीजल कितना हो जाएगा, 25 लीटर। आपको बोल रहा है कि इसमें कितना डीजल मिलाया जाए, मतलब यहाँ कितना ऐड किया जाए जिससे जो हमारा अनुपात हो जाए वो 4:6 हो जाए। तो यहाँ से देखिए 4:6 होने का मतलब है केरोसिन तो 20 ही है, तो 4 गुना 5 5 टाइम्स है, तो यहाँ से भी 6 इंटू 5 यानी कि 30 होना चाहिए था, लेकिन है 25, तो कितना डीजल मिलाना होगा, 5 लीटर और, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि साइन ए इक्वल टू 5/13 है और ए दूसरे क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन ए इंटू सेक ए क्या होगा। देखिए साइन ए इंटू सेक ए पहले होता क्या है, तो साइन ए सेक ए होता है 1/सेक ए का मतलब होता है 1/कोस ए, और साइन ए बाई कोस ए क्या हो जाएगा, टेन ए। आपसे टेन ए पूछ रहा है, साइन ए दिया हुआ है। आपको पता है जब ए सेकंड क्वाड्रेंट में बोल रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है लेकिन टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि आंसर आपका नेगेटिव में आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। यहीं से देख सकते थे, हालांकि बना के भी देख सकते हैं। साइन ए क्या होता है, P/H, यानी कि P 5 है, H 13 है, तो आपको पता है B 12 होगा, क्योंकि 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। और 10 ए होता क्या है, P/B, P 5 है और B 12। लेकिन चूंकि A जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये -5/12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 2 पॉइंट है 1 2 और 4 6, इसको जोड़ने वाली रेखाखंड की लंबाई क्या होगी। तो लंबाई मतलब डिस्टेंस, तो 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है, वो होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से x1 - x2 कितना हो जाएगा, 1 - 4 यानी कि -3 का स्क्वायर 9, प्लस 2 - 6 यानी कि -4 का स्क्वायर 16, 16 ना 25 रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 5, डी इक्वल टू कितना आ गया 5, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि एक त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को एक बिंदु डी तक बढ़ाया गया है, सी पे बाह्य कोण 105 डिग्री है, ए और बी पे आंतरिक कोण 2:5 के अनुपात में है, त्रिभुज के सबसे बड़े आंतरिक कोण का माप क्या है। देखिए सवाल ये है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, और बीसी को जो है वो डी तक बढ़ाया गया है, और यहाँ जो सी पे बाह्य कोण है यानी कि एक्सटीरियर एंगल वो 105 डिग्री है। आप लोगों को पता है कि यदि सी पे जो एक्सटीरियर एंगल है बाह्य कोण 105 है, यानी कि ए प्लस बी भी 105 होना चाहिए। दो अपोजिट इंटरनल एंगल का जो सम होता है तीसरे एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है, यानी कि ए प्लस बी भी 105 होना चाहिए यहाँ पे, ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 2:5, ठीक है, 2:5 यानी कि 5 2 7 इक्वल टू 105 डिग्री होना चाहिए था। तो एक यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, तो ये 2 यूनिट इक्वल टू यानी कि ए की वैल्यू 30, और 5 यूनिट इक्वल टू 15 5 75 यानी कि बी की वैल्यू 75। अब एक ट्रायंगल के दो कोण पता चल गया 30 और 75, तो तीसरा कोण भी 75 ही होगा। हालांकि यहाँ से भी देख सकते थे पूरे लाइन का एंगल 180 होता है, उसमें ये कोण 105 है तो ये 75 होना चाहिए था।
तो पूछ रहा है कि सबसे बड़े आंतरिक कोण, तो दो कोण है, जो सबसे बड़े आंतरिक कोण है 75 75 दोनों सेम है, तो सबसे बड़े आंतरिक कोण का माप कितना हो जाएगा 75। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि दो ट्रायंगल हैं एबीसी और डीईएफ, बताया गया है कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग में यानी कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जब दो त्रिभुज एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका सारा साइड बराबर होता है, ठीक है, मतलब कोरस्पोंडेंस साइड बराबर होता है और कोरस्पोंडेंस एंगल भी बराबर होता है। यहाँ पे दिया हुआ ए बी सी डी ई एफ के समरूप है, सॉरी सर्वांगसम है। जो दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और डी ई एफ वो सर्वांगसम है, यानी कि एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा और एंगल सी एंगल एफ के बराबर होगा, तीनों एंगल बराबर होगा। आपको दिया हुआ है कि एंगल ए 50 डिग्री है तो एंगल डी कितना होगा, ये भी तो 50 होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये दिया हुआ x प्लस 1/x इक्वल टू 5, आपसे पूछ रहा है 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए इसको पहले रीराइट कीजिए, इसको जब आप लोग लिखिएगा तो ऊपर नीचे जब आप x से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, ऊपर x से डिवाइड किया तो x बाय एक्स 1 हो गया, नीचे x से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1/x, ठीक है। ये आपको निकालना है, तो यहाँ पे आपको x प्लस 1/x दिया हुआ है, आपको चाहिए क्या x माइनस 1/x, तभी तो इसका वैल्यू निकलेगा। तो यदि आपको x प्लस 1/x 5 दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 23। ये तो पता होगा आप लोगों को। अब यदि दोनों तरफ से हम लोग माइनस 2 करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x का होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ से 23 माइनस 2 यानी कि 21, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं है, यदि इसको माने 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, कोई दिक्कत है, एक्स एक्स तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 21। तो x माइनस 1/x कितना आ जाएगा, √21, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √21। तो आपको जो निकालना है वो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √21, ऑप्शन नंबर। अच्छा, ऑप्शन यहाँ दिया नहीं उस तरह से, जैसे ही आप ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में √21 को काट देगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय √21, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक वृत्त में 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, वृत्त की अनुमानित त्रिज्या क्या है। मैंने आप लोगों को बताया था कि c/2 किसी भी ट्रायंगल में c/2 डी और आर ट्रिपलेट होता है, ठीक है। c/2 डी और आर ट्रिपलेट होता है, मतलब ये जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, c/2 मतलब जीवा का आधा, और डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, जीवा से सेंटर का डिस्टेंस है, और आर रेडियस है, ये तीनों जो है ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, जिसमें आर हाइपोटेनस होता है। मैंने बहुत बार बताया, डिटेल में समझाया है इस चीज़ को अपने पुरानी वीडियोज़ में, ठीक है। तो यहाँ से जैसे हम वैल्यू रखेंगे तो c/2 कितना है, जीवा c दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, जीवा की लंबाई c इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो c/2 कितना हो जाएगा 12, और d कितना दिया हुआ है डिस्टेंस 7, आपको निकालना क्या r, तो 12 7 और r ये ट्रिपलेट होता है, यानी कि आप बोल सकते हैं r जो होगा वो होगा क्या, स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर 144 प्लस 7 का स्क्वायर 49, यही तो होगा। तो यहाँ से जब आप देखिएगा स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, 193 आएगा क्या, हाँ 193। पूछ रहा है अप्रोक्स वैल्यू क्या होगी, यदि ये 196 होता तो आंसर बी हो जाता, ठीक है। तो इसका भी आंसर बी हो जाएगा क्योंकि अप्रोक्स आंसर पूछ रहा है, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है एक वृत्त की जीवा ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, दीर्घ चाप यानी कि मेजर आर्क पे स्थित बिंदु सी पे जीवा द्वारा अंतरित कोण 30 डिग्री है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल ये है कि एक सर्कल है, ठीक है, इसके बीच में एक जीवा है, कहीं पे मान लेते हैं ये एक जीवा है, और जीवा ए बी है और ए बी का लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक बात और कि जिधर भी सेंटर होता है ना जीवा के, मान लेते हैं इधर सेंटर है, तो जिधर सेंटर होता है ना उधर ही मेजर आर्क बनता है, मतलब बड़ा वाला हिस्सा उधर ही होता है, ठीक है। तो जिधर सेंटर है, मान लेते हैं सेंटर ओ इधर है, तो बड़ा वाला हिस्सा भी इसी तरफ है ना सर्कल का, खुद ही देखिए ए बी सर्कल को दो पार्ट में बांट रहा है, एक ये वाला पार्ट एक नीचे वाला, तो ऊपर वाला पार्ट यानी कि जिधर सेंटर है वो वाला पार्ट बड़ा होगा, उसको मेजर आर्क बोलेंगे। तो मेजर आर्क पे यानी कि इधर, ठीक है,
सर्कल पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम आपको बताए हुए हैं कि कोई भी जीवा सर्कल पे जितना एंगल बनाती है उसका दोगुना एंगल बनाती है किस पे? सेंटर पे। यानी कि वो 30 है तो ये 60 हुआ। ठीक है, ये 60 जैसे ही निकला तो आप एक बात बताइए, ये दोनों तो रेडियस ही है ना, यानी कि ये दोनों रेडियस है तो ये दोनों साइड भी बराबर होगा। और त्रिभुज का एक साइड 60 है तो बचा हुआ दो साइड 120 होना चाहिए, यानी कि ये दोनों भी बराबर है, यानी कि 60 और 60। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया तो तीनों साइड बराबर हो जाएगा, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा सर्कल का? 10। आइए अगले सवाल पे। यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू एम बाय एन, तो पूछ रहा है कॉस ए का वैल्यू क्या होगा एम बाय एन के टर्म्स में। तो जब हम लोग देखेंगे साइन इक्वल टू एम बाय एन है, यानी कि पी बटा एच होता है ना साइन ए, यानी कि पी की वैल्यू एम है और एच की वैल्यू एन है, तो यहाँ से बी की वैल्यू निकालनी होगी। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, यानी कि एन स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर हो जाएगा बी की वैल्यू। अब आपको कोस ए पूछ रहा है, कोस ए होता है क्या? बी बटा एच। बी की वैल्यू हमने अभी निकाली, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और एच दिया हुआ है एन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि आप 3.5 घंटे में 52 रुपये 50 पैसे कमाते हैं तो प्रति घंटा मजदूरी बताएं। देखिए सेम सवाल सेम डेटा के साथ परसों के शिफ्ट में था। ठीक है, वैसे भी इस सवाल में कुछ नहीं है, आप लोग बना लीजिएगा और फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले शिफ्ट के सवाल के साथ। तब तक के लिए बाय। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।